वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। आज का जो सेशन है इसमें हम आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। 2020 का पेपर है ना। वो पूरा डिस्कस करेंगे, पूरे 30 क्वेश्चन। आरबीआई ग्रेड बी मेंस में क्वांट का सेक्शन नहीं होता है, प्री में होता है, लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए प्री भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये 30 क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या लेवल रहता है, कितनी स्पीड से आप कर सकते हो, तो एक बार फटाफट हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम, और साथ ही साथ क्लास के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा और प्लस वो ये भी बताऊंगा कि आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी के लिए जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो आप कहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अंत तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहला जो सवाल है हमारा वो ये है, क्वांटिटी कंपैरिजन के ऊपर, है ना। तो दो क्वांटिटीज हैं जिनको हमें कंपेयर करना है, कौन सी ज्यादा है कौन सी कम। तो पहला देखो, मैं स्पीड से करने वाला हूं इस पेपर को, है ना, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे हैं, हम पूरा पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगर नहीं है तो आप क्लियर कीजिए, क्योंकि एक हर क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक से हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा पेपर कराया जाए और उसके साथ साथ सारे डेप्थ में बेसिक्स भी सीखे जाएं। तो मैं केवल इनको सॉल्व करने वाला हूँ, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको देखो, आराम से समझ में आएगा आपको। 1800 रुपए इन्वेस्ट किए गए 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, और 1800 माइनस पी इन्वेस्ट किया 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। Difference between CI and SI after 2 years is 80. Find the value of P and CI is greater than SI. हमें ये दिया गया है। अच्छा, अगर मैं 20% कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो 2 साल में सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव चेंज क्या होगा, 20 + 20 + 20 × 20/100 which comes out to be 44%. So 44% of 1800 minus P, right? ठीक है, मैं अपनी स्पीड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल वैसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे आपको पेपर में करना चाहिए, राइट। थोड़ा थोड़ा बीच में समझाएंगे तो एक आध स्टेप एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा, लेकिन तरीके आपको यही फॉलो करने हैं पेपर में करने के लिए। 1800 पे 10% एक साल की इंटरेस्ट है, तो 2 साल का अगर टाइम है तो 20% मिलेगा। इसका 20% हो गया 360। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 80 रुपए दिया गया है, राइट। सो 44/100 इंटू 1800 माइनस पी बराबर 360 + 80 इज व्हाट, 440, 440 हो गया, इससे 10 बार गया। तो 1800 माइनस पी कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो यहाँ पी की वैल्यू ही पूछी गई थी, तो क्वांटिटी 1 800 आ गई, राइट। क्वांटिटी 2 क्या है, देखो, मार्क प्राइस इज 25% मोर देन सेलिंग प्राइस। तो मैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूँ यहाँ से। 25% मोर है मतलब 4 इसको माना तो ये वैल्यू 5 हो गई, राइट। एंड प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग इज ऑल्सो 25%। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। 25% का प्रॉफिट है, मतलब सीपी अगर 4 रुपए है तो एसपी 5 रुपए हो जाएगा, राइट। अब मुझे दिया गया है यहाँ पर, मुझे दिया गया डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमपी। तो सीपी और एमपी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, रिलेशन कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों रेशियोज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, एसपी से एसपी कट जाएगा, बचेगा क्या, एमपी बाई सीपी। एमपी बाई सीपी कितना आएगा, राइट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/16 आएगा, 25/16। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 पार्ट है, जिसकी वैल्यू 200 है। और हमको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस है 16 पार्ट, तो 16 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू हो गई 200/9, तो 16 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू 16। तो दिस इज नथिंग बट 3200/9 विच इज 300 समथिंग। 9 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, 9 × 3 27, 300 समथिंग आएगा। डेफिनेटली पी की वैल्यू इससे ज्यादा है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हमारा पहला सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है, तो आप थोड़ा सा एसबीआई पीओ लेवल पर इसको मानकर चलिए। एसबीआई पीओ प्री में जैसे सवाल आते हैं ना, उसी टाइप के, या उससे हल्का सा ऊपर ही मानकर चलो, उससे नीचे नहीं आएंगे। A train running at a speed of s km/h crosses a man who is moving in the same direction going along the railway track at the speed of 4 km/h. The man could see the train up to 3 minutes. 3 मिनट तक वो देख पाता है। अब देखो, पर्सन यहाँ जा रहा है ना, पर्सन ऐसे जा रहा है। अब ट्रेन से कब से दिखाई देना शुरू हो गई, पर्सन ऐसे जा रहा है और ट्रेन भी अलोंग द सेम डायरेक्शन जा रही है। क्वेश्चन को जल्दी करने का रास्ता क्या है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें एक ही बार में। 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पहली बार पढ़ा कुछ समझ नहीं आया फिर दूसरी बार पढ़ा, है ना।
आपका जो माइंड है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ इस पे लगा होना चाहिए, पूरी तरीके से काम करना चाहिए, है ना। बार बार पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार में मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गई चीजें, है ना। ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है। ट्रेन इसे कब से दिखना शुरू करेगी? जैसे ही ट्रेन का ये वाला जो हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा इसको क्रॉस करेगा तो ट्रेन इसको दिखना शुरू हो जाएगी। यस, ट्रेन इसको दिखना शुरू हो जाएगी यहां से, और ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस तक इसको, जितनी इसकी आइस की कैपेसिटी है वहां तक दिखेगी, है ना। तो हमसे ये कहा गया है कि द मैन कुड सी द ट्रेन अप टू 3 मिनट, 3 मिनट तक ये देख पाया। इसका मतलब ये है कि ट्रेन को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है? 3 मिनट लगा है। कितना समय लगा है? 3 मिनट, राइट। और पर्सन भी तो मूव कर रहा होगा ट्रेन के साथ साथ, सो दे आर मूविंग रिलेटिवली। सो नॉट ओनली ट्रेन इज मूविंग, कि आप ये ना समझो कि केवल ट्रेन मूव कर रही है, ये पर्सन स्टैटिक नहीं है, पर्सन इज ऑल्सो मूविंग, सो वी हैव टू कंसीडर रिलेटिव स्पीड। 3 मिनट तक ये देख पाया। द एट द टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड द मैन इज 0.8 मीटर। तो से सपोज, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील करने का तरीका क्या होता है कि मैं इसको स्टैटिक मान लेता हूं और ट्रेन की जो स्पीड है वो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूं। ट्रेन की स्पीड इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? एफ माइनस इसकी पर्सन की स्पीड कितनी है भाई? 4, है ना, बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो पर्सन की स्पीड 4 है, तो एफ माइनस 4 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और इसकी स्पीड हमने मान ली 0, दिस पर्सन इज नॉट मूविंग एट ऑल, ये पर्सन मूव ही नहीं कर रहा, है ना। इसको अगर मैं 0 मानता हूं तो अकॉर्डिंगली इसकी स्पीड भी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो s-4 इसकी स्पीड हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेन यहां से यहां तक जब तक इसकी रेंज में थी, है ना, तो 0.8 किलोमीटर थी ट्रेन, और बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन एंड द मैन। तो ट्रेन के पिछले हिस्से की बात करेंगे, है ना, ट्रेन और मैन के बीच की दूरी तो यहीं से काउंट की जाएगी ना। तो दिस इज 0.8 मीटर, है ना। And what about the length of the train? This part is what? 0.2 meter, because length of the train is 200 meter. तो 0.2 किलोमीटर हम कह सकते हैं, 0.8 किलोमीटर एंड 0.2 किलोमीटर, है ना, 0.8 किलोमीटर एंड 0.2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ट्रेन को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है? विद द स्पीड ऑफ h-4, स्पीड हमने मानी है इसकी s-4, विच इज नथिंग बट द रिलेटिव स्पीड, द स्पीड ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, एंड टाइम लगा है 3 मिनट्स। 3 मिनट तक विजिबल रही ना ट्रेन इसको, तो यहां से विजिबल, यहां से दिखाई देना शुरू हुई, और जब तक यहां तक नहीं पहुंच गई तब तक डिसअपियर हो गई, है ना। तो 3 मिनट तक विजिबल रही है, तो 3/60 कर देंगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज नथिंग बट 20, तो s-4 इज 20 into 120, so s is what? 24, है ना। ठीक है, तो स्पीड आ गई 24। तो दिस इज द थिंग द क्वेश्चन इज आस्किंग, एस की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्वांटिटी 2 क्या है? ट्रेन क्रॉसेस अ मैन हु इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स, है ना। द सेम ट्रेन क्रॉसेस अ टनल इन 54 सेकंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज गिवन टू यू। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड इतनी आ गई। ट्रेन मैन को क्रॉस करेगी एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड। पर्सन की स्पीड कितनी है? 2। ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड, रिलेटिव स्पीड हो गई, इनटू टाइम, टाइम इज 10 सेकंड, एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। बिकॉज ट्रेन जब किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगी, राइट। सो दिस इज 180, सो लेंथ ऑफ द ट्रेन केम आउट टू बी 180। अब सेकंड केस में इसको अप्लाई करेंगे, 180 प्लस लेंथ ऑफ टनल हमको निकालनी है। तो ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ बराबर टाइम इनटू स्पीड। टाइम लगता है 54 सेकंड, एंड ट्रेन की स्पीड, बिकॉज टनल की तो कोई स्पीड होगी नहीं, है ना, ट्रेन की स्पीड ले ली हमने 20। सो एल इज व्हाट? दिस इज व्हाट? 1080 माइनस 180, सो दैट इज नथिंग बट 900। तो आप खुद देखो कौन ज्यादा है। दिस इज 24 एंड दिस इज हाउ मच? 900। तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ठीक है, अल्टीमेटली 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है एक ही में, कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं, आपको दोनों निकालने पड़ेंगे और कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब एक ही चीज में 2 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A bag contains X green balls, 7 blue balls, and 8 red balls. When 2 balls are drawn from the bag randomly, probability of 1 ball being green and 1 being red is 4/15. What is the value of X? The question says the green balls cannot be more than
18। सो पहली वाली बॉल मतलब एक बॉल ग्रीन हो, एक बॉल ग्रीन हो मतलब एक्स ग्रीन बॉल है, उनमें से एक सेलेक्ट करोगे XC1, एंड वन बॉल बीइंग रेड, एक बॉल रेड हो मतलब 8 में से एक सेलेक्ट करेंगे हम 8C1। टोटल कितनी बॉल्स हैं यहाँ पर? x plus 7 plus 8, so which is nothing but x plus 15 C2, because we are selecting two balls total, टोटल दो सेलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे आएगा x plus 15 C2, and this probability is given to you as 4/15. So we have to find out the value of x, so that can be easily done. So x into 8 हो जाएगा। अच्छा nc2 क्या होता है? n into n minus 1 upon 2, so n is x plus 15, n minus 1 is x plus 14 अपॉन 2, 2 ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आएगा ऊपर पहुंच जाएगा, बराबर 4/15। 8 इंटू 16, 4 से कट गया 4 बार, तो ये हो जाएगा 60x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 15 इंटू 14 इज नथिंग बट 2, कितना होगा भाई ये? 225 नहीं 210 है ना, 210, 150 प्लस 60। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, हम ये कह सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर माइनस 29 माइनस 60 इज 31x प्लस 210 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको जब इसके रूट्स निकालेंगे तो क्लियर सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 210 है, इसको 21 इंटू 10 लिखेंगे ताकि 31 आ जाए, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो 21 और 10 आएंगे। पर यहां पर बोला गया है कि जो ग्रीन बॉल्स हैं विच इज एक्स वो 18 से ज्यादा नहीं हो सकती, सो 21 इज रूल्ड आउट, सो आंसर इज 10। तो क्वांटिटी 1 कितनी आ गई? 10 आ गई। नाउ वी कम टू क्वांटिटी 2। अ सिस्टम हैज 2 पाइप्स, वन टू फिल इट, 15 घंटे में फिल कर सकता है, दूसरा 12 घंटे में इसको खाली कर सकता है। तो हमने 15 और 12 का लिया एलसीएम, कितना आया? 60। तो इसकी कैपेसिटी हो गई 4 और इसकी कैपेसिटी हो गई 5। ये खाली करता है ना, समझ रहे हो? ये खाली करता है, ये एम्प्टी करता है और ये फिल करता है, राइट? अच्छा, इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड इफ बोथ द टैंक, जब दोनों को आप ओपन करोगे तो टैंक खाली होगा, क्योंकि खाली करने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो हम ये कह सकते हैं 3/5 ऑफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। तो जितना भरा हुआ है उतना ही तो खाली होगा, जो पहले से ही खाली है उसको क्या खाली करोगे, है ना? जो भरा हुआ है वही तो खाली होगा। तो 3/5 अगर भरा हुआ है तो 3/5 कितना हो गया 60 का? 12 इंटू 3 36, 36 लीटर पानी उसमें है, और वो किस रेट से खाली होगा? 5 माइनस 4 की रेट से, बिकॉज दोनों काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करेंगे। तो 5 माइनस 4 1 की रेट से काम करेंगे, 36 अपॉन 1। तो क्वांटिटी 2 इज 36, क्वांटिटी 2 इज 36, तो क्वांटिटी 1 इज डेफिनेटली लेस देन क्वांटिटी 2, ठीक है? 1 इज लेस देन 2, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये डीआई का सवाल था, यहाँ पर देखो क्या दिया गया, मैं जल्दी सॉल्व करूंगा इसको, जल्दी इसलिए ताकि आप भी जल्दी करने की आदत डालो, आप भी देखो कैसे किया जाता है। हमारे पास 4 स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, साइंस, एक कॉलेज में, एंड वोकेशनल 5 है ना। ऑल्सो टेबल शोज द रिसीव्ड एप्लीकेशन एंड परसेंटेज ऑफ कैंसिल्ड एप्लीकेशंस एंड रेशियो मेल टू फीमेल इन अप्रूव्ड एप्लीकेशन। तो कुछ एप्लीकेशन आएंगी, उनमें से कुछ रिजेक्ट हो जाएंगी, बाकी सारी अप्रूव हो जाएंगी। तो रिजेक्ट कितने परसेंट हुई ये दिया गया है, जो कैंसिल हो गई यानी रिजेक्ट हो गई, और दूसरा दिया गया है जो अप्रूव हुई उनमें मेल फीमेल का रेशियो क्या है। सम वैल्यूज आर मिसिंग, वी हैव टू कैलकुलेट एज पर द क्वेश्चन। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। पहला सवाल है, इफ द डिफरेंस बिटवीन अप्रूव्ड मेल एंड अप्रूव्ड फीमेल एप्लीकेशन इन आर्ट्स डिपार्टमेंट, आर्ट कौन सा? पहला वाला, यानी इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमको कितना दिया गया है भाई? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 पार्ट, जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितनी? 200। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 50, यानी ये पूरा कितना हो गया? 11 प्लस 7 18। तो 18 की वैल्यू कितनी हो गई? 18 इंटू 50 900, मतलब टोटल अप्रूव्ड एप्लीकेशन मेरे पास 900 हो गई। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? पी क्या है? टोटल एप्लीकेशन। तो पी की वैल्यू क्या आएगी? देखो भाई 60% इसमें क्या हुई है? अप्रूव हुई है, क्योंकि 40% कैंसिल हुई है तो 60% अप्रूव हुई है ना। तो अप्रूव कितनी है? 900, जो कि टोटल का 60% है। तो टोटल कितनी हो गई जो अप्लाई किया जिन्होंने, जितनी रिसीव हुई वो 100% हो गई। समझ रहे हो बात को भाई? पी में से 40% कैंसिल तो 60% अप्रूव हुई, 60% की वैल्यू 900, तो 1% की वैल्यू 900 अपॉन 60, तो 100% की वैल्यू इंटू 100 कर दिया, इससे गया 15 बार, तो पी की वैल्यू आ गई 1500, है ना?
P is what percent more than application received for vocational department? This is 800 है ना, तो 800 कितना ज्यादा है इससे, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, 7 ज्यादा है किस पर, 8 पर। 7/8 मतलब 1 - 1/8, 1 is 100%, this is 12.5%, 100 - 12.5 is 87.5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the difference between approved male application and approved female application in science department is 234, so science में देखो 43 - 17 है ना, बताओ डिफरेंस कितना है, जल्दी बताओ। डिफरेंस 43 और 17 का डिफरेंस कितना है भाई, 26। 26 की वैल्यू हमें 234 दी गई है, जो कि 260 माइनस 26 होता है। 260 10 गुना होता है, 26 1 गुना होता है, मतलब ये 9 गुना है, 10 - 1 यानी 9 गुना, एक यूनिट की वैल्यू 9 हो गई, तो ये टोटल कितना हो गया इनका सम, 60 यूनिट। 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 × 9 यानी 540। दिमाग में कैलकुलेट करो इस चीज को, मतलब टोटल अप्रूव्ड एप्लीकेशन 540 आ गई मेरे पास। फाइंड द सम ऑफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इन साइंस कॉमर्स मेडिकल डिपार्टमेंट। पहले आप साइंस को देख लो, साइंस में कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। हम ये कह रहे हैं कि भाई 540 45% होगा, बिकॉज 55% रिजेक्ट हो गई, तो 45% अप्रूव हुई, तो अप्रूव कितनी हुई 540, जो कि टोटल का 45% है, तो 100% इतनी हो गई। तो ये कितनी हो गई, 45 × 1 45, 45 × 90 1200 है ना। तो हमें टोटल निकालना है साइंस, साइंस में आ गया 1200, कॉमर्स, कॉमर्स में 1400, 1200 + 1400 2600, और मेडिकल कितना है 1600, 2600 और 1600 4200, आंसर आ गया 4200, ऑप्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन approved male application and approved female application in arts department is 100, ठीक है, तो आर्ट में ये 100 दिया गया डिफरेंस, तो दिस डिफरेंस इज हाउ मच, 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 पार्ट की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25, तो टोटल कितना 18 पार्ट्स, तो टोटल हो गया 18 × 25, यस ये टोटल हो गया 18 × 25, ठीक है। और ये कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट होगा, अच्छा मुझे बताना क्या है यहाँ पर, अप्रूव, ओके दिस इज 100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी, तो मतलब पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू क्या होगी भाई, ये 18 × 25 टोटल का कितना परसेंट होगा, अगेन 60% होगा, तो 60% की वैल्यू इतनी, तो 1% की इतनी, तो 100% की इतनी, यस इससे एक कट गया, इससे 3 बार गया, 75 × 10 750, पी की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। एंड कैंसिल एप्लीकेशन इन मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट में कैंसिल कितनी है भाई 35%, 1600 का, 1600 का 35% मतलब 800 का 70%, इसका आधा किया इसका डबल किया, 800 का 70% कितना हो गया 560, 560, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो जल्दी से, कितना हो गया 190, आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक। चलिए अगला सवाल, नंबर ऑफ अप्रूव्ड मेल एप्लीकेशन इन वोकेशनल डिपार्टमेंट इज 40 मोर देन अप्रूव्ड फीमेल एप्लीकेशंस, तो वोकेशनल डिपार्टमेंट में हमें रेशियो दिया गया है, नहीं दिया गया, वी डू नॉट नो द रेशियो, बट वी नो हाउ मेनी आर अप्रूव्ड, टोटल 60% रिजेक्ट हुई है, तो 40% अप्रूव हुई है, तो इसका 40% इज हाउ मच 320, सो टोटल मेल प्लस फीमेल जो अप्रूव हुई है, जो मेल प्लस फीमेल अप्रूव हुई है उनका जो टोटल होगा दैट इज 320, एंड जो अप्रूव हुई है उसमें मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है दैट इज 40, सो टोटल मेल 2m equals to 360, so m is what 180, so m is 180, so female is how much 180 plus 40 which is 220, ठीक है। गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, 360 को आधा किया तो 180 है ना, 180 माइनस 40 यानी कि ये होगा 140, 140, मेल फीमेल दोनों आ गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, फाइंड द रेशियो ऑफ अप्रूव्ड फीमेल एप्लीकेशन टू अप्रूव्ड मेल एप्लीकेशन, फीमेल है 140 और मेल है 18, सो द रेशियो इज व्हाट, 2 से 7 बार काट दो, 2 से 9 बार काट दो, 7:9, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए अगला सवाल, if the difference between approved male application approved female application in commerce department is 112, तो इनका जो डिफरेंस है अप्रूव्ड में, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस 8 पार्ट्स विच इज व्हाट 120, सो 1 पार्ट की वैल्यू हो गई 15, 1 पार्ट इक्वल्स टू 15, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, 112 है, 8 पार्ट की वैल्यू, 8 पार्ट की वैल्यू है 112, तो 1 पार्ट की वैल्यू 14 बार कट गई है ना,
फाइंड द सम ऑफ क्यू, पहली बात तो हमें क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू कैसे निकालेंगे भाई, 1400 में से ये टोटल घटा देंगे, तो 1400 में से ये टोटल आप घटाओगे कितना आएगा, 1400 में से मतलब टोटल में से अप्रूव्ड वाला माइनस कर देंगे। अप्रूव्ड टोटल कितना आएगा, इन दोनों का समय 50, 50 इंटू 14 इज व्हाट 700, ठीक है, तो ये 700 आएगा, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू तो आ गई 700 भाई। एंड टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इन मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल में कितनी 1600, इनका हमें सम बताना है, कितना आएगा 2300, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा डीआई सेट था, ऐसे ही करना है आपको, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी, मैं तो बहुत स्लो कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम में आपको इससे भी तेज करना है ना, बिना गलती किए, एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हुए। टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आप जरा देखो, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, है ना, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट, यही होता है कर्व सरफेस एरिया कोन का। तो पहले में आपको हाइट दी गई है, चलो हाइट तो यहां से मिल गई, पर हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं, हो सकता है जरूरत पड़े स्लैंट हाइट निकालने के लिए। सेकंड में क्या दिया है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 2/3 ऑफ द लार्जर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर की रेडियस r1 मान लो, इट इज 2/3 ऑफ लार्जर स्फीयर r2, ठीक है। अच्छा थर्ड में क्या दिया गया, रेडियस ऑफ कोन विच इज r इज 5/6 ऑफ द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर की रेडियस हमने मानी है r2, है ना। एंड द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द स्फीयर्स, तो पहले लार्जर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r2 क्यूब, एंड स्मॉलर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r1 क्यूब। दिस डिफरेंस समथिंग, ये गिवन टू यू, मतलब इतना बड़ा नंबर क्या ही लिखूंगा, है ना। अब इसको निकालने मत लग जाना कि r1 r2 की वैल्यू निकालूं फिर उससे मैं r की वैल्यू निकालूं, है ना। बस आप ये सोचो कि यहाँ से r2 r1 का हमें रेशियो पता है 2/3, r1 r2 का रेशियो पता है। जब r1 r2 का रेशियो पता है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रेशियो रखकर r1 और r2 के टर्म्स में दो इक्वेशन है, तो हमें r1 और r2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब मुझे r2 मिल जाएगा तो यहाँ से r भी मिल जाएगा। तो जब कोण की बात आती है तो कोण में अगर मुझे रेडियस पता है, ये वाली ये रेडियस पता है, हाइट मुझे ऑलरेडी इस वाले स्टेटमेंट से पता है, तो मैं यहां से स्लैंट हाइट भी निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो मतलब पाई तो पता ही है 22/7, रेडियस भी पता है और स्लैंट हाइट भी पता है, और ये कैसे पता चली, तीनों को कंबाइन करके। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर रिक्वायर्ड, 1 2 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट, 40% mixture of milk and water is replaced by orange juice and the ratio of milk water orange juice in the resulting mixture is 4:5:6. Initial quantity of milk in the mixture is 20 liter less than that of water. Then blank percent of resulting mixture taken out, due to which total quantity of milk and orange juice in the final mixture becomes 66. Okay. सॉलिड सवाल है एकदम, है ना। मिक्सचर के कॉन्सेप्ट एकदम टॉप लेवल के आपके होने चाहिए, बढ़िया तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने चाहिए, तब आप इस सवाल को कर सकते हो। आरबीआई आप देखो, आरबीआई ग्रेड बी प्री में ऐसे सवाल आ रहे हैं जो कई कई बैंकिंग के मेंस में नहीं आते, है ना। चलिए हम करते हैं इसको, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है। जिनके क्लियर नहीं है उनके लिए 4 घंटे का पूरा वीडियो मिक्सचर एलिगेशन आप यूट्यूब पर डालना, कंप्लीट मिक्सचर एलिगेशन बाय सुमित सर, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, है ना। पूरा आप पढ़ लोगे, कभी डाउट नहीं आएगा मिक्सचर एलिगेशन में। चलिए हम देखते हैं, 40% मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ऑरेंज जूस, है ना। 40% रिप्लेस किया, तो बाद में मिल्क वाटर, पहली बात तो मिल्क और वाटर के कॉम्बिनेशन में दूध में संतरे का जूस कौन मिलाता है, पहले तो ये समझ नहीं आता। 4 5 6 ये रेशियो बन जाता है ना, 4 5 6 का रेशियो बन जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने जितना इसमें से निकाला है मिल्क और वाटर का रेशियो, उतना इसमें रिप्लेस किया ऑरेंज, यानी कि जब मैंने 60% रिप्लेस कर दिया, 40% निकाल के रिप्लेस कर दिया, है ना, मतलब 40% यहां से निकाला और 40% मतलब जितना मैंने निकाला है उतना ऑरेंज जूस यहां पर मिला दिया, है ना। तो आप जरा एक चीज देखो, तो रेशियो बन गया 4:5:6 का, रेशियो क्या बन गया 4:5:6 का। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब ये जो बना वो 60% बना, ये 40% बना? यस, क्योंकि 40% मैंने इसमें से निकाल लिया था और उसमें ऑरेंज जूस उतना मिला दिया। तो जब 40 निकाल लोगे, जैसे 100 लीटर है, 100 में से आप 40 निकाल लोगे तो ये कितने बचेंगे, मिल्क वाटर 60 बचेंगे, और 40 आ गया ऑरेंज, मतलब 60 और 40 का रेशियो, मतलब 3 और 2 का अनुपात होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर ये 9 है और ये 6 है, तो 3 और 2 का अनुपात है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा इनिशियली कितना रहा होगा मिल्क और वाटर, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मिल्क कितना रहा होगा इनिशियली, वाटर कितना रहा होगा।
तो अगर ये 60% निकालने के बाद 40% निकालने के बाद इतना है, तो इनिशियली कितना रहा होगा 60%। भाई ये 60% बचा है ना, तो 4/0.6 उल्टा जाने के लिए करेंगे, और ये कितना रहा होगा 5/0.6। ये कहोगे सर 0.6 क्या बोला है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई। देखो हमें ये पता है कि किसी भी चीज में अगर पहले एक्स था, सपोज मिल्क की बात कर रहा हूं मैं, एक्स था, है ना, टोटल में से अगर मैं 40% निकालता हूं तो मिल्क में भी 40% निकलेगा, वाटर में भी 40% निकलेगा, तो बचेगा कितना 60%। 60% मतलब 60/100 यानी 0.6x, है ना। अब मुझे ये चीज दी गई है कितनी, 4 यूनिट के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/0.6। मैंने बेसिक भी बता दिया है, आइडियली मुझे बताना नहीं चाहिए था, है ना। आपको अगर आरबीआई ग्रेड बी जैसा एग्जाम देने जा रहे हो तो ये सब बेसिक तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, है ना। चलो ये चीज कैसे आई, डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब होता क्या है यहाँ पर, बोला इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, मिल्क इन द मिक्सचर इज 20 लीटर लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो वाटर मिल्क में अंतर कितना है भाई, 5 - 4 1/0.6 एंड विच इज व्हाट 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 इंटू 20 मतलब 6 इंटू तो 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 12 आई, मिल्क, वाटर और ऑरेंज जूस हमें मिल जाएंगे कितने कितने, 12 × 4 48, 12 × 5 60 और 12 × 6 72, इतने इतने मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। ठीक, ओके। नाउ देन blank percent of resulting mixture is taken out due to which total milk and orange juice in the final mixture becomes 66। आप मुझे बताइए मिल्क और ऑरेंज जूस यहां पर कितने थे टोटल, 72 + 48 यानी 120, और कुछ क्वांटिटी निकालने के बाद मिल्क और ऑरेंज जूस में बचा है 66, है ना। तो भाई जितना टोटल में कम होगा, जितना परसेंट टोटल में कम होगा, जितना परसेंट टोटल में कमी आएगी उतना ही परसेंट इन दोनों के सम में कमी आएगी, उतना ही मिल्क में कमी आएगी, उतना ही परसेंट वाटर में कमी आएगी, उतना ही परसेंट ऑरेंज में कमी आएगी। किसी भी कंपोनेंट में आप देख लो उतनी ही परसेंट कमी आती है जितनी टोटल में कमी आती है ना। तो यहां पर कितने परसेंट की कमी आई है आप ये देखो, यहां पर जो डिफरेंस है दैट इज 54। 54 का रिडक्शन है किस पर, 120 पर, इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 12 से काट दिया, 12 × 4 48 बचेगा 6, 12 × 5 60, 45% का रिडक्शन, 45%, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने देखो, रेशियो ऑफ ए प्रेजेंटेज टू बी प्रेजेंटेज इज 3:4, है ना, एंड प्रेजेंटेज ऑफ सी टू दैट ऑफ बी इज 5:8। तो ए बी सी की बात कर रहे हैं हम, है ना। अच्छा सी और बी का रेशियो 5:8 है, तो इसको मैंने 5 माना, इसको 8 मान लिया, और ए और बी का रेशियो 3:4 है, तो अगर 4 की जगह 8 है तो 3 की जगह 6 कर देते हैं, राइट। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ऑफ सी एंड बी, तो सी और बी का डिफरेंस कितना है 3, एंड डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, तो इनका डिफरेंस कितना है 2, और इन डिफरेंसेस के बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो दैट इज इक्वल टू 9। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एजेस 12 ईयर्स अगो। तो पहले करंट एवरेज निकाल लो, करंट एवरेज में से 12 घटा देंगे तो 12 साल पहले का एवरेज मिल जाएगा। करंट एवरेज कितना होगा, 6 और 8 14 और 5 19 पार्ट, 19 पार्ट बटा 3, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 9, तो करंट एवरेज इतना हो जाएगा, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 12 साल पहले का एवरेज आ जाएगा कितना, 19 × 57, 57 माइनस 12 कितना हो गया 45, 45। ठीक है, चलिए 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा, a bag contains 50 balls in which there are 20 white balls and some red and yellow balls. If 3 balls are picked up from the bag without replacement, then the probability of the first ball being white, second being red and third being yellow is this। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं हम, 50 बॉल्स हैं तो व्हाइट कितनी है 20, एंड रेड प्लस येलो कितनी है भाई 30, है ना। 50 में से 20 चला गया, 30 बचे। तो फर्स्ट बॉल बीइंग व्हाइट, पहली व्हाइट हो तो 20 निकालेंगे हम 50 में से, दूसरी क्या हो रेड हो तो रेड, आर नंबर ऑफ रेड बॉल्स है, कितने में से निकालेंगे 49 में से, बिकॉज वी आर डूइंग विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। 50 में से एक निकाल ली, वो वापस नहीं रखी, तो अब मेरे पास कितनी बची 49 में से निकालूंगा मैं। फिर तीसरी बॉल कैसी हो येलो हो, तो येलो आउट ऑफ 48, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज 4/105। काट पीट कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, 7 से काट देंगे, 7 से 7 बार गया, 7 से गया ये 15 बार, ठीक है। 5 से चला गया ये 3 बार, 3 से चला गया भाई ये 16 बार, 2 से चला गया 8 बार, अब तो कुछ कटेगा नहीं, है ना। तो रेड इंटू येलो,
कितना हो जाएगा, 8 × 4 32 × 7 कितना हो गया, 32 × 7 224 है ना। तो रेड और येलो का जो ये आ गया 224 आ गया प्रोडक्ट, है ना। तो हमें निकालनी है नंबर ऑफ येलो बॉल्स। तो अगर मैं येलो बॉल्स को एक्स मानता हूं, तो मैंने येलो बॉल्स को माना एक्स, रेड इंटू येलो इज दिस। तो येलो को अगर मैंने एक्स माना तो रेड कितना आएगा, 30 - x, ठीक है, एंड 224। अभी मुझे ये पता है भाई, देखो अब यहां पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक वगैरह मत बनाओ, थोड़ा कॉमन सेंस से लगाओ। कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो अभी देखा था आपने, मैंने 7 का मल्टीप्लाई किया था 8 में और 4 में, तभी आया था, मतलब 7 का मल्टीपल है। मतलब x भी कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, 7 का मल्टीपल होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने देखा 14 जो है 7 का मल्टीपल है। अगर मैं x की वैल्यू 14 रखता हूं, ठीक है, तो 30 - x कितना हो जाएगा, 16। 30 - 14 कितना हो गया, 16। 16 इंटू 14 करोगे 224 आएगा। हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 14 इंटू 16 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू दोनों ही पॉसिबल है, 14 भी पॉसिबल है, 16 भी पॉसिबल है, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो द आंसर इज आइदर ए और डी। क्लियर है। सो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, a sum becomes 16 times when compounded half yearly for 2 years and it becomes 27 times in x years when compounded annually. Find difference between CI and SI received when 15,000 is invested for X years at 10% per annum. Right? चल, हमारे लक्ष्य बैच वाले स्टूडेंट ना इसको ऐसे उठा देंगे सवाल को 10-10 सेकंड में, है कि नहीं। चलिए देखो, 16 गुना हो जाता है तो 1 और 16 का अनुपात बना, कितना बना, 1 और 16 का अनुपात, जिसको मैं 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। जब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो 2 साल में कितने कंपाउंडिंग पीरियड्स बनेंगे, 4, बिकॉज हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, 6 महीने के कितने पीरियड, 2 साल में 4 पीरियड, तो एक 6 महीने में कितनी बार कितना गुना होगा, 1:2, बिकॉज 4 हाफ ईयर्स में इतना हो रहा है तो एक हाफ ईयर में इतना होगा, तो ये कितना बढ़ा, 100% बढ़ा। यस, कितना बढ़ गया, 100% बढ़ गया एक हाफ ईयर में। तो एनुअल रेट कितनी हो गई, 200%। भाई हाफ ईयर में अगर 100% बढ़ेगा तो एनुअली कितना बढ़ना चाहिए, 200% बढ़ेगा। यस, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 200%, मतलब एक साल में पैसा 3 गुना हो जाएगा। 200% बढ़ने का मतलब है 1 पर 2 का चेंज 3 गुना होगा, है ना। तो यहां पर बोला 27 गुना कितने साल में होगा, तो 27 गुना होगा 1 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, है ना भाई, तभी 27 होगा। 27 मतलब 3 का क्यूब है, कितनी पावर आई, जितनी पावर उतना टाइम, 3 साल में। तो टी की वैल्यू आ गई 3 इयर्स, है ना, और वी कैन से एक्स की वैल्यू आ गई 3 इयर्स। टाइम यहाँ पर एक्स दिया गया, एक्स की वैल्यू 3 इयर्स। अब मुझे क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई रिसीव 15,000 एक्स ईयर्स, एक्स का मतलब 3 इयर्स एंड 10% पर एनम। एस आई सी आई निकालने का जो डिफरेंस निकालने का तरीका है वो है कोड मेथड 331, बहुत आसान मेथड है ना। 15,000 का 10%, को रेट इज 10%, 15,000 का 10%, 1500, 1500 का 10%, 150, 150 का 10% हो गया 15, है ना। एसआईसीआई का डिफरेंस बताना है तो पहले पार्ट को हटा देते हैं, कितना होता है 450 प्लस 15, कितना हो गया 465, 465। यस, 465 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए क्लियर भाई, जिनको एसआईसीआई पढ़ी है उनको क्लियर, जो नहीं पढ़ी उनके लिए इस समय ये काला अक्षर मैथ बराबर, है ना, उसी तरीके से चल रहा होगा कि हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है चीजें तो आप YouTube पर मेरे फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं, है ना। बैच चाहें तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं। 14, PNQ invested 40,000 75,000 in a business. After X plus 2 months, P left and at the same time R joined by investing 50,000. At the end of 1 year from the beginning, Q received this much out of total profit of this much. What is the value of X plus 7? So what will I do here? मेरे लिए एक्चुअल अमाउंट मैटर नहीं कर रहा है, मेरे लिए मैटर कर रहा है एक्चुअल अमाउंट का जो है रेशियो, है ना। तो पी क्यू आर का आप रेशियो देखो, 5 से अगर काटें तो देखो 3 जीरो तो सब में कटी गई, 5 से काटें तो 5 × 8 40, 5 से गया ये 15 बार, 5 से गया कितनी बार, 10 बार, ठीक है। अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो पी जो है चला गया x प्लस 2 मंथ्स के बाद, तो पी ने x प्लस 2 मंथ्स काम किया, है ना। क्यू कभी गया ही नहीं, और 1 साल की बात हो रही है, मतलब क्यू ने पूरे 12 महीने इन्वेस्ट किया, है ना, काम किया नहीं किया पता नहीं, इन्वेस्ट किया, है ना। आर ने, अगर मैं आर की बात करूं तो आर ने x प्लस 2 मंथ्स बाद ज्वाइन किया था, तो कितने महीने के लिए काम किया, तो 12 में से शुरुआत के x प्लस 2 मंथ्स घटा दो,
कितना आएगा ये 10 माइनस एक्स मंथ्स। तो आर का जो टाइम हो गया 10 माइनस एक्स हो गया, ये इनके टाइम हो गए, है ना। तो इनका जो वो होगा क्या प्रॉफिट शेयर, वो क्या होगा अमाउंट इनटू टाइम पीरियड। तो इनको मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 16, 15 इंटू 12 15 इंटू 12 कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया 10 इंटू दिस 100 माइनस 10x, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहां पर Q के शेयर की, तो Q का शेयर होगा 180 अपॉन टोटल कितना होगा, टोटल होगा इनका सम, तो 8x माइनस 10x, तो दिस इज माइनस 2x, राइट। एंड दिस इज 180 प्लस 100, 280 प्लस 16 is what 296, 296. So what about this ratio 54 and 87? So we can cancel this by 18, 18 से गया 10 times, 18 से गया 3 times, 3 से गया 29 times, 29 into 10 is 290, so 2x की वैल्यू 296 minus 290 which is what 6, so x की वैल्यू आ गई 3, x plus 7 is 3 plus 7 which is nothing but 10, ठीक। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर टेक 18 days टू डू अ वर्क, ए एंड सी टुगेदर टेक, सिंपल सा लग रहा है सवाल देखने में, कर लेते हैं इसको। ए एंड बी करते हैं काम को 18 दिन में, ए एंड सी काम को करते हैं 30 दिन में, एलसीएम लिया कितना आया, ये सब चीज जल्दी जल्दी आनी चाहिए 90, है ना, ये नहीं कि एलसीएम लगाने नहीं बैठ गए उसी में लगा दिया 2 मिनट। ए प्लस बी कितना आ गया 5, ए प्लस सी कितना आ गया 3, है ना, तो यहां से क्या आ गया बी माइनस सी, इसको घटाओगे तो 2 आ जाएगा। और वैसे भी मुझे दिया गया है कि बी 200% मोर एफिशिएंट देन सी, 200% ज्यादा का मतलब होता है 3 गुना, अगर इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसकी 3 होगी, और हमें पता है 3 माइनस 1 2 ही है, तो ये करेक्ट वैल्यू है 3 और 1, 3 माइनस 1 ऑलरेडी डिफरेंस 2 है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगी। अब तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे यही बताना है। 90 टोटल वर्क है और तीनों की टोटल कैपेसिटी 3 प्लस 1 4 और 2 6, कितने दिन में करेंगे 15 दिन में करेंगे, 15 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ विकास एंड विजय सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, विकास एंड विजय, है ना, सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, दोनों को 20% प्रॉफिट हुआ, है ना, ऑन सेलिंग प्राइस, है ना, ये चीज बहुत काम की है यहाँ पर, जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों को 20% प्रॉफिट है। अच्छा ओके, एवरेज कॉस्ट प्राइस फॉर विकास एंड विजय, तो बोथ सोल्ड द आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, जब दोनों को, इसको भी 20% प्रॉफिट हुआ है, इसको भी 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब ओवरऑल भी 20% प्रॉफिट होगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। ओवरऑल 20% प्रॉफिट होगा, मतलब ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा, वैसे तो 5:6 होता अगर हम सीपी पर कैलकुलेट करते, अगर हम एसपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एसपी को 5 रुपए मानेंगे और इसका 20% निकालेंगे 1 रुपया, 1 रुपए का प्रॉफिट मतलब ये होना चाहिए 4 रुपया, इससे एक कम होना चाहिए सीपी, राइट, क्योंकि हम एसपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं 20%, तो एसपी को 5 रुपीज माना, तो 5 का 20% हो गया 1 रुपीज प्रॉफिट होने के लिए सीपी इससे 1 रुपए कम होना चाहिए, तो 4:5 का अल्टीमेटली रेशियो बनेगा, है ना। अच्छा मुझे दिया गया एवरेज कॉस्ट प्राइस, दोनों का एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना, एवरेज कॉस्ट प्राइस इज व्हाट 700, तो हमें क्या बताना व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस, दिस इज क्वाइट इजी, बीच वाली लाइन का कोई मतलब ही नहीं बचा, प्रॉफिट अर्न बाय विकास इज 50 लेस देन प्रॉफिट अर्न बाय विजय, आई थिंक इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। प्रॉफिट हमें एवरेज सीपी दिया गया है, एवरेज सीपी कितना है 700, तो 4 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो ये इससे 1 यूनिट ज्यादा है भाई, 4 यूनिट की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो गया 350 का आधा 175, तो इसमें 175 जोड़ दो, ये 875 आ जाएगा भाई, इसमें 1 यूनिट ज्यादा है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के मैंने इसमें जोड़ दिया, मैंने ये नहीं किया कि पहले 4 से गुणा डिवाइड करूं फिर 5 से मल्टीप्लाई करूं, मैंने सीधे देखा भाई 4 से 1 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट की वैल्यू 175 होगी, वो इसमें जोड़ दो, 875 मेरा आंसर है ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए 17 to 20 आर बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी, चलिए देखते हैं। ओके, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क की क्वांटिटी बतानी है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है हमसे, पहला स्टेटमेंट कहता है 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट देन वाटर बिकम्स 35% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर, ये एक अननेसेसरी टाइप का स्टेटमेंट है, ये सीधे सीधे कह सकते हैं
कि मिल्क जो है, वाटर जो है 35% है, लेकिन घुमा फिरा कर कहा गया है आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए। भाई आप 10 लीटर निकालने के बाद परसेंटेज देखोगे या 20 लीटर निकालने के बाद परसेंटेज देखोगे, मिल्क और वाटर का परसेंटेज नहीं बदलता। तो अगर 10 लीटर निकालने के बाद वाटर 35% है, तो 10 लीटर निकालने से पहले यानी कि इनिशियली भी 35% ही रहा होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो वाटर इज 35%, तो इससे तो क्वांटिटी आएगी नहीं ना मिल्क की। तो सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा 30 लीटर वाटर इज एडेड टू द इनिशियल मिक्सचर, देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स इक्वल टू वाटर। तो अगर मैंने वाटर में 30 लीटर पानी ऐड किया तो मिल्क और वाटर क्या हो गए, बराबर। तो मिल्क था m, वाटर था w, वाटर में 30 ऐड किया, ये बराबर हो गया। मतलब मिल्क माइनस वाटर इज व्हाट 30। तो इससे भी मिल्क की क्वांटिटी नहीं आएगी, तो हमें दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करके आ ही जाएगा आंसर, क्योंकि वाटर 35% है, मिल्क हो गया 65%। 65 माइनस 35 30 लीटर, यानी कि 65 माइनस 35 कितना होगा 30%। 30% की वैल्यू 30, तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 1, तो 65 की वैल्यू 65 लीटर। 65% 65 लीटर मिल्क की क्वांटिटी आ गई। दोनों कंबाइन करके आंसर आ सकता है। सो द आंसर इज बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी balls are there in the bag? Bag contains only 3 types of colored balls. Ratio of blue to red is 4:5। तो मैंने कहा कि blue is 4x, red is 5x and white is 1 more than red। तो white is red से 1 more, यानी 5x plus 1, right? Okay. Second is number of ways of selecting 2 red balls from the bag is 10। तो 2 रेड बॉल, मतलब रेड बॉल अगर आ रहे हैं तो उसमें से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करो, RC2 इज व्हाट 10। ये 10 के बराबर है। तो यहां से रेड बॉल्स तो आ जाएंगी, इसको सॉल्व करके रेड बॉल आ जाएंगी, लेकिन हमें बतानी क्या थी, कितनी टोटल बॉल थी, टोटल कितनी थी ये हम नहीं बता पाएंगे ना यहाँ से। तो अल्टीमेटली हमें रेड निकालनी पड़ेंगी, इसको बराबर रखूंगा रेड के, तो एक्स की वैल्यू आएगी और फिर ब्लू और व्हाइट आएंगी। तो कैसे आएंगी, दोनों को कंबाइन हमको करना ही पड़ेगा। तो अगेन बोथ टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन व्हाट टाइम पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक? सी अकेला कितनी देर में भर सकता है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहता है ए एंड बी भर सकते हैं 4 घंटे में, और ए बी सी भर सकते हैं 3 घंटे में। इनलेट, तो हम एलसीएम लेंगे 12। तो यहां से ए प्लस बी कितना आ जाएगा 3, और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 12/3 यानी कि 4। तो यहां से इसमें से इसको घटा दिया, सी की वैल्यू आ गई 1। तो सी को कितना समय लगेगा 12/1, 12 घंटे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है। सेकंड क्या कहता है, टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिल हाफ ऑफ द टैंक इज सेम एज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिल कंप्लीट टैंक। यहां पर सी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो सेकंड इज नॉट सफिशिएंट। तो 1 अलोन सफिशिएंट, 2 अलोन नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया। ओके, यहाँ पर देयर इज समथिंग मिसिंग, एरिया यहाँ पर मिसिंग है। सो लेट्स लीव दिस क्वेश्चन, है ना, वैसे आसान है, हो ही जाएगा, एरिया दे दिया जाए तो। अगला क्वेश्चन नंबर 21 से 25 इस केसलेट पर बेस्ड है ना। अब ये देखते हैं केसलेट आसान आया था मुश्किल आया था। चल, तो यहाँ पर डेटा गिवन रिगार्डिंग ब्राउनीज एंड केक सोल्ड बाय अ शॉप ऑन 4 days, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, है ना। तो इट टॉक्स अबाउट केक्स एंड ब्राउनीज, केक्स एंड ब्राउनीज। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट है टोटल ब्राउनीज सोल्ड बाय द शॉप इज 400। तो टोटल ब्राउनीज कितनी हो गई 400, एंड टोटल केक सोल्ड इज 40% मोर देन ब्राउनीज। उसका 40% 160 हो गया, 160 इसमें जोड़ा तो ये 560 हो गया, है ना। ओके, आगे 20% ऑफ टोटल ब्राउनीज सोल्ड बाय शॉप ऑन मंडे। तो ब्राउनीज का 20% कितना हो गया 80, है ना, ये मंडे को बेची गई। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। एंड 1/4 ऑफ द टोटल ब्राउनीज सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो इसका 1/4 कितना हो गया 100, ये 100 वेडनेसडे को बेची गई। 25% टोटल ब्राउनीज सोल्ड ऑन ट्यूसडे, इसका 25% मतलब 1/4 अगेन ट्यूसडे को हो गया 100। तो यहाँ कितना आएगा 100 100 200 280, तो 400 माइनस 280 कितना हो गया 120, ठीक है, ये 120 आ गया। अगला देखे, टोटल नंबर ऑफ ब्राउनीज एंड केक सोल्ड बाय द शॉप ऑन वेडनेसडे इज 240। तो अगर ये 240 है इन दोनों का टोटल, तो ये 240 माइनस 100 ये 140 हो जाएगा 140। 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ऑन ट्यूसडे, है ना। तो इसका 45% मुझे निकालना है, तो इसका आधा करके 90% निकाल लो।
है ना। इसका आधा हो गया 280, 280 का 90%, 280 का 90% कितना हो गया 280, 28 × 9, 28 × 9 कितना हो जाएगा 72 + 180, यानी कि 200 + 52, 252, तो 252 यहां पर आ गया। यस, ओके। एंड रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ऑन फ्राइडे टू मंडे 3:4, तो ये 3:4 का रेशियो है ना। तो 3:4 का रेशियो मुझे बनाना है, फ्राइडे और मंडे का जो रेशियो है वो 3:4 है। टोटल कितना होगा इनका वो निकाल सकता हूँ, 560 में से इन दोनों का सम घटा दो, 560 में से मैंने घटा दिया, इन दोनों का सम कितना हो गया 2, ये 9, ये 3, 392, इज 160 + 8, 168, राइट। ठीक, तो ये 168, 4 और 3 7 की वैल्यू 168 हो गई, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7 × 2 14, 7 × 4 28, 24 × 3 72, 24 × 4 96, तो फ्राइडे को हो गए 72 और ये हो गया 96, तो दैट कंप्लीट्स माय टेबल। आई कैन आंसर द क्वेश्चन इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 5 क्वेश्चन इससे आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा केसलेट था, है ना। तो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं इसके, हमने केसलेट को डिकोड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 30 फटाफट देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमेशा आसानी होते हैं, है ना, कभी मुश्किल तो क्वाड्रेटिक देखा ही नहीं। तो देखो जरा, ये हो गया x² - 12x + 36 बराबर x, तो x² - 13x + 36 बराबर 0। क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, और वो क्या होंगे इसको ब्रेक करो ताकि सम इतना आ जाए, तो नॉट 4 होंगे। x की वैल्यू हो गई नॉट 4, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर देखो रूट्स क्या आएंगे, y² - 10y + 25 = 3y - 17, so it becomes y² - 13y + 42 = 0। ये भी माइनस प्लस है, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, ब्रेक करो 7 × 6, तो 7 और 6, ये y की वैल्यू हो गई। तो आप बताइए जरा, 9 इन दोनों से बड़ा है पर 4 इनसे छोटा है, दैट मीन्स आंसर इज नो रिलेशन, आंसर इज नो रिलेशन, है ना। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, में कोई दिक्कत नहीं, नीचे दे रखा है x², तो ऊपर ऊपर नीचे x² से वो कर दो मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो ना, ये हो जाएगा 9x² + 5 अपॉन x² बराबर क्या हो जाएगा 13.5x अपॉन x, सॉरी इससे कट गया, पर क्या हमें ऐसे कैंसिल करना चाहिए, क्या हमको इस तरीके से कैंसिल करना चाहिए, इफ यू आर कैंसिलिंग लाइक दिस यू आर लूजिंग अ रूट, है ना, तो ऐसे कैंसिल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर x² और यहाँ पर है x, है ना, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9x³ + 5x = 13.5x², ठीक है। अगर मैं इनको इधर लेकर आता हूं तो 9x³, ठीक है, 9x³, तो ओके, तो वन मोर थिंग, यहां पर मैं x को डायरेक्ट कैंसिल कर ही सकता हूं, क्यों, क्योंकि x को तब नहीं कैंसिल कर सकता जब x की एक पॉसिबिलिटी है कि x कैन बी 0, बट x कैन नॉट बी 0 बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो x कैन नॉट बी 0, सो आई कैन इजिली कैंसिल x, कैंसिल कर दो, 0 इसका रूट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 9x² + 5 = 13.5x, अब 0.5 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, 18x² + 10 बराबर 13.5 का डबल 27x, है ना, तो 18x² - 27x + 10 = 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 को दो पार्ट में फैक्टराइज करना है ताकि 27 आ जाए, तो विच यू कैन डू 15 × 12 कर देते हैं, 15 और 12, साइन चेंज करेंगे दोनों के, 15 और 12 और डिवाइड बाई 18, ठीक है, तो एक रूट तो ये आ गया, है ना। और इसी तरीके से आप इसका भी रूट निकालेंगे, जैसे ये निकाला है ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ 0.25 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड, 0.25 चला जाएगा, सो यू कैन सॉल्व दिस, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, एक इक्वेशन आपको दी गई है ना, पहली, एंड इसके रूट्स जो आएंगे आप देख पा रहे हो 5 और 4 आएंगे, वही टाइम एंड वर्क का सवाल दिया गया, ए कैन डू द वर्क इन 12 days, ए 12 दिन में कर सकता है, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी अगर ए की कैपेसिटी 2 है तो बी की 3 हो गई, तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क, तो ए 12 दिन में कर सकता है ना, तो टोटल वर्क कितना हो गया 2 × 12, ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 12 दिन में इतना करेगा,
और दोनों मिलकर टोटल एक दिन में कितना करेंगे 5 यूनिट। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो टोटल समय कितना लगेगा इनको 24/5 यानी कि 48/10 4.8 डेज। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 5 इससे बड़ा है और 4 इससे छोटा है, तो आंसर क्या होगा नो रिलेशन। आंसर क्या होगा नो रिलेशन, बिकॉज एक बार x y से बड़ा है, एक बार x जो है y से छोटा है। अगला सवाल दिया x² - 10x + k = 0 and its two roots are m and n, m - n is to find the value of n। दिस इज क्वाइट इजी। देखो सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है -b/a, तो इसका नेगेटिव कर दो, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो +10 और डिवाइडेड बाई 1, तो इस सम ऑफ रूट्स हो गया m + n, और हमें m - n पहले से ही दिया गया है। कितना दिया गया है 2। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन में से इसको घटा देता हूं, m से m कट जाएगा, 2n की वैल्यू आ जाएगी 8, n की वैल्यू आ गई 4। यस 4। एंड द लास्ट वन, इट इज अगेन द सिमिलर क्वेश्चन एज द प्रीवियस वन, बस ऑप्शंस थोड़े अलग टाइप के हैं यहाँ पर, है ना। तो ये भी हो ही जाएगा, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, बस ऑप्शंस कुछ अलग तरीके से। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, है ना। पूरे के पूरे 30 सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आरबीआई ग्रेड बी के 2020 के क्वेश्चन पेपर के। आपको पेपर का लेवल कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। क्या आप इसमें बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, ये मुझे कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। कौन सा टॉपिक आपका वीक है ये भी बता दिया करो, है ना, ताकि नेक्स्ट क्लासेस उसके हिसाब से लगाई जाए। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक सरप्राइज आपको एंड में मिलेगा, और दूसरी चीज आपको ये भी बताऊंगा कि बेस्ट स्टडी मटेरियल इसके लिए आपको कहाँ मिल सकता है। आप प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो कहाँ मिल सकता है, तो मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो ये कि हमारा बैंकिंग स्पेशल बैच जो करियर विल पर आ रहा है, कंबाइंड सारे सब्जेक्ट्स का, वो ये आ रहा है आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 5 मई से, है ना। रजिस्ट्रेशन इसके 1 मई से स्टार्ट होंगे, अभी आप रजिस्टर नहीं कर सकते, 1 तारीख से रजिस्टर कर सकते हो, और 1 से 4 के बीच में रजिस्टर करोगे तो 1299 में आपको इतने सारे टीचर्स के बैचेस मिल जाएंगे, है ना। मैथ्स में मैं और आशीष सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में सत्येंद्र सर, रीजनिंग राधेश सर और अनुकूल सर, एंड करंट अफेयर राशिद सर, यतेंद्र सर, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट इसमें अपने आप में कवर्ड है। सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, उसके साथ रिकॉर्डिंग भी होंगी, है ना। तो ये 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कंप्लीट बैंकिंग, किसी भी बैंकिंग एग्जाम, हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए टोटल सफिशिएंट बैच चाहते हैं तो वो ये है, ठीक है। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ सकते हैं आप, तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस का पूरा कॉम्बिनेशन, इसमें लक्ष्य बैच, शिखर डीआई बैच, मेंस डीआई, हाई लेवल डीआई का वीडियो कोर्स, एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस, ड्रीम प्रैक्टिस बैच, इसमें सारे बैचेस हैं, है ना। और ये आपको पता है, आप ब्रह्मास्त्र पैकेज जानते हो, यूजुअली इसकी कॉस्ट 999 होती है, लेकिन 2-3 महीने में एक बार मैं ये डिस्काउंट निकालता रहता हूं। पहले 200 बच्चों के लिए SSA 50, मतलब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, आप sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर जाएंगे, sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं, है ना। और पहले 200 बच्चे अगर SSA 50 कोड का इस्तेमाल करते हैं 50% डिस्काउंट में, यानी कि 499 में आपको इतने सारे बैचेस की ये रिकॉर्डेड वीडियोस अलोंग विद पीडीएफ 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगी, है ना। तो अगर आप केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियो से बिल्कुल टॉप क्लास, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और कंप्लीट पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, तो ये करियर विल का बैच है, 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तीसरी चीज, अब बात आती है प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने भी काफी रिसर्च किया, बच्चे भी पूछते रहते हैं सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट मटेरियल कहाँ मिलता है। तो भाई प्रैक्टिस के लिए मैंने जितना सोशल मीडिया वगैरह पर खंगाला, इतनी रिसर्च की कि बच्चे क्या कह रहे हैं, कहाँ का क्या फीडबैक है, तो मुझे यहाँ पर पता लगा आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च कि गाइडली जो वेबसाइट है वहां पर जो है आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है। आप लोग भी एग्री करेंगे, कम से कम प्राइस, मिनिमम प्राइस में यहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिस पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती हैं, है ना। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये स्पेशल क्रैकर पैकेज है गाइडली का, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के लिए, फेज 1 के लिए क्रैकर पैकेज है, और ये 299 में अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है ना। इसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी के मॉक टेस्ट, फेज 1 के 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आरबीआई ग्रेड बी के बंडल पीडीएफ कोर्स, मतलब 30 डेज का डेली टारगेट पीडीएफ कोर्स के साथ 1500 प्लस क्वेश्चन के साथ ये पीडीएफ मिल रहे हैं, और टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स, है ना, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज 14,000 से ज्यादा क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इतना सारा कंटेंट मात्र 299 में मिल रहा है, जिसकी कीमत 999 हो जाएगी कुछ समय में, वो 299 में अभी अवेलेबल है। और वो, और उसके अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा 12% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं,
और वो 12% ऑफ कब अवेल करेंगे आप, जब आप ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चे ने मुझे पूरा भेजा था, है ना, तो इसमें मुझे कूपन कोड भी पता लगा कि विनर एक कूपन कोड है जिसको आप इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा 12% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। तो यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम गाइडलीज वेबसाइट और ऐप, राइट। तो ये मैंने पूरी ये जानकारी आपको दी, पूरा पेपर सॉल्व कराया। उम्मीद है कि इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप ये जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, राइट। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।